दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए 50% आरक्षण पर रोक लगा दी। इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में आरक्षण पर रोक लगाते हुए कहा कि वहां पहले जैसी स्थिति बनाई जाए। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी वेबसाइट पर 2 जुलाई से पहले एडमिशन के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करे और उसमें यह साफ तौर पर लिखे कि एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख 1 हफ्ते बढ़ाई जा रही है। इससे पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिल्ली वालों के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी थीं, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई। गुजरात के राजकोट में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में अहमदाबाद आरटीओ के एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे से पहले सड़क पर सब कुछ सामान्य था और कई गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं, जबकि सड़क किनारे बनी दुकानों के आगे कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। तभी तेज रफ्तार से आता ये ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कोरोना संकट के बीच आतंकी खतरों और विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने थानों के अंदर जवानों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल उठे, जिससे सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने थानों के अंदर जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जवानों की ट्रेनिंग देने की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर बदरपुर थाने की दिखी, जिसमें विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस के जवान ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस के जवानों को उनके थाने के अंदर ही यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान है जो कि सिविल में है। जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए थाने के अंदर विरोध प्रदर्शन जैसा माहौल तैयार किया गया। इसके लिए वहां बैरिकेड लगा दिए गए। बैरिकेड के एक तरफ कुछ लोग प्रदर्शन करते दिखे और दूसरी तरफ पुलिस के कुछ जवान उन्हें रोकते नजर आए। थोड़ी दूरी पर पुलिस के कुछ जवान लाठी लेकर खड़े दिखे, जिन्हें ट्रेनिंग में ये बताया गया कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से उन्हें कैसे रोकना है। प्रदर्शन के दौरान जवानों को आंसू गैस के गोले दागना भी सिखाया गया। यही नहीं, हालात बिगड़ने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के पैरों में गोली मारने की भी ट्रेनिंग दी गई। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए हमें सही तरीके से कार्रवाई की जाए, जिससे पब्लिक का भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों को ये ट्रेनिंग भी दी गई कि आतंकी हमले के दौरान हथियार कैसे चलाने। मधुबनी में करीब 300 क्विंटल चावल जलकर राख हो गया। बिहार के मधुबनी में एक राशन डीलर के घर में आग लगने से घर के सामान के साथ करीब 300 क्विंटल चावल और गेहूं जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बह रहे पानी को जान जोखिम में डालकर लोग पार करने को मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में पाबंदी के बावजूद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर बिना इजाजत सम्मेलन करने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। यूपी के अमरोहा में एक स्कूल की दीवार पर चढ़े तेंदुए का एक वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2084 नए केस सामने आए, जिसमें दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 85,000 के पार हो गई। अब तक दिल्ली में कोरोना के 2,680 मरीजों की मौत हो चुकी है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने मतभेद की वजह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया। एक ऑडियो मैसेज में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और दावा किया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने अलग होने का फैसला किया, जिसके बारे में हुर्रियत के सभी घटक दलों को चिट्ठी लिखकर उन्होंने जानकारी दी। गिलानी ने कश्मीर के सियासी घटनाक्रम पर बाकी नेताओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। 90 साल के गिलानी कई साल से अपने ही घर में नजरबंद है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इसे अलगाववादी धड़े की सियासत का बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन कश्मीर में जारी आतंकी हिंसा और अलगाववादियों की सियासत को एक मंच देने के लिए किया गया था। बीजेपी ने सैयद अली शाह गिलानी के इस्तीफे को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन यह भी दावा किया कि बीते 4 दशक से कश्मीर में हिंसा के पीछे ऐसे संगठनों की भी शय रही। पिछले 40 सालों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए, कश्मीर को लहूलुहान किया। पाकिस्तान के बंदूक वालों के साथ मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का काम किया है। भारत ने कराची में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान को बेतुका करार दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं के लिए भारत को दोष नहीं दे सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान के उलट भारत कराची समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद की निंदा करने में नहीं झिझकता।
कानपुर में मछली पकड़ने यमुना नदी के पास गए 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि दोनों लड़के यमुना नदी पर मछली पकड़ने गए थे, लेकिन तभी उन दोनों का पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरे। इसकी खबर मिलते ही वहां गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन जब तक वो दोनों को नदी से निकाल पाते उनकी मौत हो चुकी थी। यमुना नदी पर चले गए मछली वछली पकड़ने के लिए और बच्चे देखते देखते कपड़े उतार के नहाने लग गए और नहाते आते इनका पैर फिसल गया और उधर खाई थी उसमें बच्चे डूब गए। विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। वहां की केमिकल कंपनी में गैस रिसाव होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गैस रिसाव से ये फिर हादसा हुआ है, 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बता दें, ये बड़ा हादसा जो है विशाखापट्टनम में हुआ, जहां पर गैस रिसाव होने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। चीन से चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और चीन के 59 मोबाइल ऐप पर भारत में बैन लगा दिया। चीन की कंपनियों के इन सभी 59 मोबाइल ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। चीन के जिन ऐप को बैन किया गया उसमें टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, हेलो, कैम स्कैनर और वीवा वीडियो जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीन की कंपनियों के ऐसे ऐप पहले भी कई देशों में बैन किए जा चुके हैं और भारत में भी इन कंपनियों पर लोगों का डेटा चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों से हुई झड़प के बाद से देश के चीन के मोबाइल ऐप बैन करने की मांग तेज हो गई थी और भारत में 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और माना जा रहा है कि अगर इतने बड़े बाजार से चीन के ये ऐप हटेंगे तो इससे उसको बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया और लिखा कि भारत की रक्षा, सुरक्षा, बचाव, संप्रभुता, अखंडता के लिए और लोगों के डेटा और गोपनीयता बचाने के लिए भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। जय हिंद। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और ट्वीट करके लिखा, सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सही है और इसका समर्थन है। चीन द्वारा किए गए दुस्साहस का जवाब हमें राष्ट्रीय संकल्प और स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के साथ देना होगा। सरकार और ठोस कदम उठाए ताकि एक संदेश जाए कि भारत अपने स्वाभिमान और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तो इसे चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करार दे दिया और ट्वीट करके लिखा कि मोदी सरकार की चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक, चीन की तरफ से साइबर अटैक से सुरक्षा के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय युवा इससे कई गुना बेहतर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में सक्षम है। उन्हें अब इस दिशा में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। हालांकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सरकार का देर से लिया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक इन ऐप का जो बुरा असर पड़ने वाला था वो पड़ चुका है। इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया और दावा किया कि देश के 7 करोड़ व्यापारी सरकार के फैसले के साथ हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किए जाए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच असम के 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। बाढ़ की वजह से राज्य में 9 लोगों की भी मौत हो गई। कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार से जूझते असम के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें तिनसुकिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिले के कई इलाकों से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर दूर तक पानी नजर आया। एक इलाके में उफान पर बह रही नदी की वजह से उस पर बने एक पुल का आधा हिस्सा ढह गया।
इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया और लोग एक जगह पर फंस गए। तिनसुकिया के पड़ोसी जिले डिब्रूगढ़ से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। इनमें एक तस्वीर में 2 मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखे। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डिब्रूगढ़ में बाढ़ की वजह से कई गांवों में कमर तक पानी भर गया। डिब्रूगढ़ की तरह ग्वालपारा और नलबाड़ी में भी हजारों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी। सैलाब में बहे कुछ लोगों का तो अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। असम के कई जिलों में आई बाढ़ की एक वजह ब्रह्मपुत्र नदी को भी माना जा रहा है, जो तिब्बत में हिमालय की गोद से निकलकर अरुणाचल आती है और अरुणाचल से असम में बहते हुए राज्य के 26 जिलों से गुजरती है। इन 26 जिलों में 23 जिले ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ की वजह से ही प्रभावित हैं। अभी तक पानी बढ़ रहा है। अभी लेवल था 49.89, अभी डेंजर लेवल का ऊपर में 20 सेंटीमीटर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में भी मुश्किल आ रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने ग्वालपारा, नलबाड़ी और दिसपुर समेत कई जिलों को रेड अलर्ट में रख दिया है, जिसका मतलब यह है कि इन जिलों में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी काफी खतरनाक हो सकती है। आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो अभी लोअर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होगा। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का देश के नाम छठा संबोधन होगा। इससे पहले किए गए अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार देश के लोगों से कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने हर बार देशवासियों से कहा था कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क लगाएं। कोरोना काल में पीएम मोदी ने देश को कई बार संबोधित किया। पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश भर में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 21 दिनों का था। 3 अप्रैल को पीएम ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाने की अपील की थी। 14 अप्रैल को किए गए संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था और 12 मई को उन्होंने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की। दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन दिल्ली के सिविल लाइंस में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। और वो भी तब जब कांग्रेस के नेता मीडिया से बात कर रहे थे। सड़क पर खड़े होकर मीडिया को महंगे पेट्रोल और डीजल पर बयान दे रहे नेताओं को अचानक पुलिस वालों ने रोका और खींचना शुरू कर दिया। पुलिस वालों से खुद को छुड़ाकर नेता फिर सड़क पर बैठ गए। तभी पुलिस वालों ने दोबारा नेताओं को दबोच लिया और खींचते हुए उनको एक बस तक ले गए। डीटीसी की एक बस नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पहले से बुला ली गई थी। हालांकि दिल्ली के सिविल लाइंस में ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर भी विरोध जताया। विरोध करने के लिए दिल्ली के 400 पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के नेता बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। दिल्ली के प्रीत विहार में तो बैलगाड़ी पर एक दोपहिया गाड़ी रखी गई, जिस पर कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता भी बैठी दिखी। बैलगाड़ी के ऊपर 2 पहिया वाहन रखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। एनएसयूआई ने कुछ पोस्टरों पर माला चढ़ाकर मोटरसाइकिल को सांकेतिक रूप से श्रद्धांजलि दी, तो एक बाइक को पेड़ से लटका दिया। मोटरसाइकिल को सुसाइड करते हुए दिखाया गया है, फांसी लगाकर। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर मार्च करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने पहुंच गए। एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाते हुए कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। घंटों तक प्रदर्शनकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने हंगामा करते रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खाली गाड़ी यानी बिना डीजल की गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ यहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता तो एक कार को खींचते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर तक पहुंचे। कांग्रेस ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन किए और आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भारत में लोगों को पेट्रोल और डीजल महंगा खरीदना पड़ रहा है, जिसके लिए राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। जयपुर में कांग्रेस के नेता ऊंट लेकर सड़क पर उतरे। जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस ने ऊंट को उतारा, उसके जरिए धरना प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अहम बाजारों में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
कुछ जगहों पर तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमीज उतारकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पटना में कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल रैली निकालकर महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया। आज अनलॉक 1 खत्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जो कि कल से लागू हो जाएंगे। अनलॉक 2 के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ चर्चा के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक जारी रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को इससे छूट मिलेगी। अनलॉक 2 में कई चीजों में पहले से ज्यादा रियायतें दी गई हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती और बढ़ा दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसके मुताबिक रात का कर्फ्यू 31 जुलाई तक इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए छूट भी रहेगी। वहीं रात में लगने वाले कर्फ्यू का समय भी बदला गया है। 1 जुलाई से ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा। लेकिन स्कूल, कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम और धार्मिक समारोह पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। जबकि घरेलू उड़ानें, जो पहले सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थी, अब उनका विस्तार किया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की इजाजत दे दी गई है। वहीं दुकानें अब एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं। हालांकि सभी को तय दूरी बनाए रखनी जरूरी होगी। चीन के वुहान में बैटरी से चलने वाले जहाज ने अपना पहला सफर पूरा किया। वुहान के कोरोना की चपेट में आने के बाद से इस जहाज का परीक्षण रोक दिया गया, लेकिन कोरोना के काबू में आने के बाद इस यात्री जहाज को पहले सफर के लिए पानी में उतारा गया। इस दौरान जहाज में कई लोग सवार दिखे। करीब 1 घंटे के सफर के दौरान इस जहाज ने वहां बहने वाली एक नदी का लंबा चक्कर लगाया। करीब 54 मीटर लंबे इस जहाज में 300 लोग सवार हो सकते हैं, जहां उनके खाने पीने का भी इंतजाम है। जहाज में बेहद ताकतवर बैटरी लगाई गई है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 8 घंटे तक जहाज को चला सकती है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी खास इंतजाम किया गया है, जिसके जरिए काफी कम वक्त में ही इसे पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। चीन से जारी तनातनी के बीच आज दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की इस स्तर की वार्ता इस बार भारतीय क्षेत्र के चुशूल में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता 22 जून और 6 जून को LAC के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से LAC पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने कुछ छूट के साथ 1 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा निजी कंपनियों के दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे। हालांकि सरकारी दफ्तरों में इस छूट को बढ़ाते हुए 15% कर दिया गया। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर पर एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है। इसी तरह गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकते हैं। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी सरकार ने दी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। इसमें 2 आतंकी अभी बताए जा रहे हैं ढेर हुए हैं। फिलहाल ये पूरे इलाके को घेरा गया है और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। अगर अब तक हम आंकड़े देखें तो 38 आतंकी फिलहाल मारे जा चुके हैं। आज भी ये मुठभेड़ हुई। सूचना सुरक्षा बल को मिली कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने ट्रंप और अमेरिका के कई अधिकारियों को अपने फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। यही नहीं, ईरान ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद मांगी। इंटरपोल वो संस्था है जो किसी दूसरे देश में छिपे अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है।
कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी को बगदाद में हुए एक ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। इस हमले को अमेरिका ने अंजाम दिया था। यानी ईरान के इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप पर कोई आंच भले ही ना आए, लेकिन दोनों देशों के बीच पहले से ही जारी तनाव के और गहराने की आशंका बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुछ लोगों ने इलाके के बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी नेता बाजार से अपने घर लौट रहे थे, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग उसे घर से बाहर निकालकर पीटते दिखे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोहल्ले की एक गली में एक आदमी घर में दाखिल होता दिखा। इस आदमी का पीछा कर रहे कुछ लोग भी उस मकान के बाहर रुक गए जिसमें वो आदमी घुसा था। इसके बाद एक महिला के साथ वहां पहुंचे कुछ लोग बंद गेट को धक्का मारकर तोड़ते नजर आए, जबकि कुछ लोग घर के अंदर घुस गए और बीजेपी नेता को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लाए। वहां इकट्ठा भीड़ के बीच फंसा बीजेपी नेता जब तक कुछ समझ पाता, लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग बीच बचाव कर वहां मौजूद महिला के पास उसे लेकर पहुंचे। इसके बाद वो महिला उसे डांटती दिखी, लेकिन पिटाई का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे बाल पकड़कर महिला के पास से ले गए और उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। पिटाई से बचने के लिए किसी तरह बीजेपी नेता वहां से बचकर निकला और अपने घर में घुस गया। बाढ़ से जूझते असम की तरह उत्तर सिक्किम जिले के जांगू में सब डिवीजन के ऊपरी इलाकों में पहाड़ खिसकने से कई लोग बेघर हो गए। इस घटना के बाद उत्तर सिक्किम जिले का राजधानी गैंगटॉक से भी संपर्क टूट गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सिक्किम में भारी बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सिक्किम में भारी तबाही हो सकती है। उत्तर सिक्किम जिला तो पहले ही भारी बारिश और बाढ़ के सितम से जूझ रहा है। एक दिन पहले जिले के जोंगू सब डिवीजन में पहाड़ खिसकने की घटना हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक में तो डरा देने वाला मंजर दिखा। सैलाब अपने साथ काफी कुछ बहा कर ले गया। कुल 19 मकानों को नुकसान पहुंचा। इस घटना में 35 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। पहाड़ खिसकने की वजह से जोंगू के ऊपरी इलाकों का राजधानी गैंगटॉक से भी संपर्क टूट गया। एक तस्वीर में एक मकान का आगे का हिस्सा कमजोर होकर नीचे की तरफ झुका दिखा। मकान के आसपास कई पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा। एक पेड़ के तो खाई में गिरने की तस्वीरें भी सामने आईं। उत्तर सिक्किम जिले में लगातार 4 दिन से जारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सिक्किम में भारी बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रह सकता है। मतलब वहां बाढ़ आने वाले दिनों में काफी खतरनाक रूप ले सकती है। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां एक शख्स पर अपनी ही 3 बहनों की हत्या का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक अहमद नाम के एक आदमी ने पहले अपनी 2 बहनों पर चाकू से हमला किया। हमले में एक बहन की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने बताया कि पहले हमले के बाद अहमद अपनी तीसरी बहन के घर पहुंचा और उसकी भी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस ने एक दिन पहले नए दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों को 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर जो रोक लगाई, उसका असर दूसरे दिन भी देखने को मिला। नए दिशा निर्देशों में पुलिस ने साफ बताया था कि बिना किसी जरूरी काम के अगर कोई भी शख्स अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने वाले कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने न केवल उन लोगों का चालान काटा बल्कि कई लोगों की गाड़ियां तक जब्त कर ली। एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने जो 2 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा खींची थी, दूसरे दिन भी कई लोगों ने उसे पार किया। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें 2 किलोमीटर के दायरे का नियम मालूम ही नहीं था। पुलिस ने रोका क्यों? पता नहीं, सिंगल सीट है, मैं तो सिंगल गया कार में। मुंबई के कुर्ला, दहिसर और जोगेश्वरी समेत कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर पुलिस ने लोगों की गाड़ियां रोकी और बेवजह घरों से बाहर निकलने पर उनका चालान काटा। 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने पर एक दिन पहले पुलिस ने करीब 7000 गाड़ियों को सीज किया था, जबकि दूसरे दिन पुलिस ज्यादा सख्त नजर आई। भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो कागजी कार्रवाई होती है, खासतौर पर पुलिस ने जो गाइडलाइन में कहा था कि अगर आप पकड़े जाते हैं पुलिस के रेंज में 2 किलोमीटर से ज्यादा निकलते हैं बिना किसी वजह से, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद पुलिस ने साफ किया कि वो कोरोना संकट में नियम तोड़ने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने वालों को तो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। असल में एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनके मुताबिक जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और अगर किसी को सामान लेने के लिए बाजार जाना है तो वो भी अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने की इजाजत केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और ऑफिस जाने वालों को दी गई। इसके अलावा गंभीर बीमारी के किसी मरीज के घर वाले भी इलाज के लिए 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जा सकते हैं। बताया गया कि 2 किलोमीटर वाला नियम
तोड़ने वाले हजारों लोगों का चालान पुलिस काट चुकी है और 7,000 से ज्यादा गाड़ियां भी सीज कर चुकी है। गुजरात